तो आज जो लेक्चर है हमारा वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मतलब अब हम आज क्या पढ़ेंगे, आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से गैसेस लिक्विड में डिसॉल्व होती हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, मतलब जैसे कोई लिक्विड है हमारे पास, ठीक है, उस लिक्विड में हमें किसी गैस को डिसॉल्व कराना है, ठीक है, तो कितनी गैस डिसॉल्व होगी, कैसे होगी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो गैस को लिक्विड में डिसॉल्व होने से रोकेंगे या बढ़ाएंगे। तो आज सब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। कुल मिला के सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ये हमारा आज टॉपिक है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि फैक्टर्स, छोटा टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ये सबको पता है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो यही है। क्या सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी नहीं जानते कोई? तुम बताओ। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन देखो, 9th क्लास में पढ़ाई जाती है, अब ये भी नहीं पता। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब 100 ग्राम अगर सॉल्वेंट हमने लिया है, उस 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना अमाउंट आपके सॉल्यूट का डिसॉल्व हो रहा है, वही उसकी क्या होगी। जैसे 100 ग्राम सॉल्वेंट हमने लिया है, उसमें 40 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, 40। ठीक है, ये होती है सॉल्युबिलिटी। तो यानी कि कुल मिला के सॉल्युबिलिटी का मतलब हमें बस इतना समझना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे अब हमें ये डेफिनेशन नहीं समझनी है, ये 9th तक की थी। इस 9th तक की डेफिनेशन में तुम्हें जो मेन पॉइंट निकालना है, जो तुम्हें अपने साथ रखना है पूरी 12th और अपर ग्रेजुएशन में, वो ये रखना है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन ये होती। यानी कि अब हम क्या करेंगे, ये फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं जो अमाउंट ऑफ, अब यहाँ पे सॉल्यूट तुम्हारा गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब हम फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो पहला 2 ही फैक्टर हैं ऐसे जो इफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। किसकी किसकी सॉल्युबिलिटी को? गैसेस की। ये समझना कि क्या हम पढ़ रहे हैं, मतलब ये चीज़ जरूर देखना कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में, ना कि लिक्विड की गैसेस में, वो अलग होती है। तो गैसेस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है उसके फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं। तो पहला फैक्टर ये है कि प्रेशर, पहला फैक्टर है प्रेशर। प्रेशर किस तरह से इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को? तो सीधा सा इसका रिलेशन ये है कि प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर जैसे हम वाटर में CO2 डिसॉल्व करा रहे हैं, ठीक है, ये गैस है, ये हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है, इसमें अगर हम CO2 डिसॉल्व करा रहे हैं तो देखना क्या होगा। जो CO2 हम इसमें डाल रहे हैं, तो देखना अगर हम जितना प्रेशर बढ़ाते जाएंगे बाहर से, मतलब CO2 हम इसमें अंदर डालना चाह रहे हैं, ये लिक्विड इसमें भरा हुआ है, CO2 हम इसमें डिसॉल्व कराना चाह रहे हैं, जितना ज़्यादा हम प्रेशर से CO2 को इसमें डालेंगे अंदर, उतनी ज़्यादा CO2 इसमें डिसॉल्व होगी। तो ये सीधा सा रिलेशन है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जितना ज़्यादा हम प्रेशर बढ़ाएंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ये तो हम समझ गए मोटे मोटे तौर पे, देख के ही पता चल रहा कि जितना ज़्यादा हम प्रेशर से CO2 डालेंगे उतनी ज़्यादा डिसॉल्व होगी। अब इसे हम समझें अपने लॉ के थ्रू। तो हमें पता है कि PV = nRT होता है। यहाँ पर P और N में सीधा सा रिलेशन है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। यानी कि जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स गैस के अंदर जाएंगे, ठीक है, और जितना अमाउंट ऑफ गैस अंदर जाएगा, अमाउंट ऑफ, वही तो सॉल्युबिलिटी होती है, तो जितना अमाउंट ऑफ गैस अंदर जाएगा उतनी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो ये हमने प्रूफ कर दिया अपने जो गैसियस इक्वेशन है उससे। तो समझे ये चीज़ कि प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और उसका कारण क्या है, ये है कारण कि व्हेन प्रेशर इज इंक्रीजेस more amount of gas will dissolve in the liquid, so there is more solubility। ये क्लियर है पॉइंट।
अब दूसरा देखो, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि जो हम सोडा वाटर बनवाते हैं जाके दुकान पे, तो क्या करता है कि वो एक कांच की बोतल में वाटर भर लेता है और उस वाटर को एक सिलेंडर में डालता है, ठीक है, वो गोल गोल सा होता है। तो सिलेंडर में क्या करता है कि सिलेंडर में CO2 गैस है, उस सिलेंडर में क्या है, CO2 गैस है, और वो गैस बहुत ही हाई प्रेशर पे है। मतलब हमारे बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर है 1 ATM, लेकिन उस सिलेंडर का प्रेशर होगा 4-5 ATM, 4 या 5 ATM। तो जब हम बोतल ऑफ वाटर वो सिलेंडर में डालते हैं तो हाई प्रेशर ऑफ CO2 उस वाटर में डिजोल्व होने लगती है। मतलब सिलेंडर में जैसे हम डालेंगे तो जो हमारा गैस है वो तुरंत उस लिक्विड में डिजोल्व होने लगेगी, और प्रेशर वो इंक्रीज करता जाता है, उतनी ज़्यादा CO2 उसमें डिजोल्व होती जाती है। तो इस तरह से फिर हमारा क्या बन जाता है, सोडा वाटर। यही होता है बस सोडा वाटर का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यही है कि प्रेशर में डाल के मोर अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व करवा के सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं। अब दूसरा इसका एग्जाम्पल वो फैक्टर्स अगर देखें वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे, टेम्परेचर ऐसे है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो सॉल्युबिलिटी है हमारी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, वो डिक्रीज होती जाएगी। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी गैस की डिसॉल्व होने की टेंडेंसी डिक्रीज होती जाएगी। इसका कारण क्या है, इसका कारण अगर हम देखें, कारण लिखने के लिए आते हैं पेपर में, जो कारण सुनते हैं ना, नोट्स में पूरे लिखे होंगे, यहाँ केवल समझो। इसका कारण समझ गया, ये था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, सो मोर प्रेशर मोर अमाउंट ऑफ गैस। ये लिखना है, ऐसे लिख देना अपनी लैंग्वेज में। अब टेम्परेचर का देखो रीज़न क्या है। टेम्परेचर का रीज़न ये है कि जैसे ही हम गैस इसमें डिजोल्व करेंगे लिक्विड में, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, गैस इसमें थोड़ी सी डिजोल्व हुई और टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें, तो क्या होगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो टेम्परेचर बढ़ने पर इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगेगी। गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगेगी टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन करने लगेंगे, और क्या होगा कि जब रैंडमली मोशन करेंगे तो उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। एस्केपिंग टेंडेंसी मतलब लिक्विड से बाहर निकलने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, और वॉल्यूम एक्सपेंड होगा तो वो बाहर की तरफ ही तो भागेंगे, तो एस्केपिंग टेंडेंसी उनकी इंक्रीज होती जाएगी। तो क्या था कि जो हमारी गैस डिजोल्व थी लिक्विड में, अब वो अनडिजोल्व होने लगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ गैस इंक्रीजेस एंड द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो दूसरे का रीजन ये था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी। और अगर हम इसे यहाँ से समझना चाहें तो यहाँ से भी समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर में अगर रिलेशन निकालें तो इन्वर्स आएगा कि मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो नंबर ऑफ मोल्स, जो अमाउंट ऑफ CO2 है वो कम अंदर जाएगी, तो जब कम अंदर जाएगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो ये दो फैक्टर्स थे जो हमारी सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कंक्लूजन निकालें, क्या निकालें कंक्लूजन, तो हमें एक बात पता चल रही है कि मोर अगर हमें सॉल्युबिलिटी रखनी है, अगर हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड मोर रखनी है, तो दो फेवरेबल कंडीशन है इसकी। दो फेवरेबल कंडीशन ये हैं कि प्रेशर इज हाई, ठीक है, एंड टेम्परेचर इज लो। ये दो फेवरेबल कंडीशंस हैं अगर हमें मोर सॉल्युबिलिटी रखनी है गैस की इन लिक्विड। तो ये नोट करो, कोई डाउट है इसमें? इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती, मींस टेम्परेचर अगर लो है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ज़्यादा होगी। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि जब आप मार्केट में जाएं अपनी कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने, तो तुम उससे कहते हो कि हमें ठंडी दो, सबसे चिल्ड हो जो। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों ठंडी मांगते हो? इसका रीज़न ये है कि जितनी ज़्यादा ठंडी होगी मींस टेम्परेचर उतना कम होगा, तो जब टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उतनी ही ज़्यादा होगी, मींस उतनी हार्ड होगी वो कोल्ड ड्रिंक। तो पीने में हार्ड लगती है, तो वो हार्डनेस कहाँ से आ रही, टेम्परेचर जितना लो होगा। अब यही अगर तुम गर्म जाओ, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाली कोल्ड ड्रिंक अगर पी, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, उसमें हार्डनेस होगी नहीं, क्योंकि जो भी गैस डिसॉल्व थी उसमें वो निकल गई पूरी। अब तो तुम वो मीठा पानी पी रहे हो, समझे? तो यही रीज़न होता है ठंडी मांगने का, कि टेम्परेचर जितना लो होगा सॉल्युबिलिटी उतनी। तो अब हम हेनरी लॉ की बात कर रहे हैं। हेनरी लॉ क्या था देखना,
हमने अभी एक पॉइंट समझा, दो हमने फैक्टर समझे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को इफेक्ट करने वाले। उनमें जो पहला फैक्टर था वो हमारा था प्रेशर, कि अगर प्रेशर हाई होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ज़्यादा होगी। तो इसी बात को, ये जो बात हमने बोली पहला फैक्टर, इसी बात को बस हेनरी ने एक नए तरीके से बोल दिया। हमने तो नॉर्मली समझा कि प्रेशर हाई तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस हाई, हमने तो अभी यही तो समझा, प्रेशर हाई देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज ऑल्सो हाई, ये बात हमने समझी अभी। इसी बात को हेनरी लो ने अपने हिसाब से बोला। कैसे बोला? वो ये बोला हेनरी ने कि अमाउंट ऑफ गैस, समझना, अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व, मतलब ये चीज सॉल्युबिलिटी है, अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। मतलब जो अमाउंट ऑफ गैस है जो डिजॉल्व करा रहे हैं, अमाउंट ऑफ गैस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की। मतलब जिस प्रेशर पे हम गैस को डिजॉल्व करा रहे हैं, जिस प्रेशर पे हम लिक्विड में गैस को डिजॉल्व करा रहे हैं, उसी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? अमाउंट ऑफ गैस, जिस प्रेशर पे हम डिजॉल्व करा रहे हैं। और यही तो हमने पढ़ा था कि जिस प्रेशर से हम, प्रेशर अगर ये वाला इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ये बात हम ऐसे बोल रहे, हेनरी ने ऐसे बोल दिया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ गैस। तो अब यहाँ पे हेनरी लॉ अगर मैथमेटिकली देखें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ गैस हेनरी ने लिया है मोल फ्रैक्शन को। क्या लिया है? मोल फ्रैक्शन लिया है अमाउंट ऑफ गैस। यहाँ पे अमाउंट ऑफ गैस अपनी सॉल्युबिलिटी थी, लेकिन हेनरी ने अमाउंट ऑफ गैस को किससे रिप्रेजेंट किया? मोल फ्रैक्शन से। लेकिन कहीं ना कहीं मोल फ्रैक्शन और सॉल्युबिलिटी एक ही चीज होती है। कैसे होती है? प्रूफ कर रहे, देखो। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल ऑफ गैस अपॉन मोल टोटल, ये तो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल ऑफ गैस अपॉन मोल टोटल। अब यानी कि क्या है कि जितना ज़्यादा मोल ऑफ गैस होगा उतनी ज़्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होगा। यानी कि मोल ऑफ गैस क्या है? अमाउंट ही तो है। मोल ऑफ गैस क्या है? अमाउंट ऑफ गैस। और अमाउंट ऑफ गैस ही सॉल्युबिलिटी होती है। तो हम, इतनी बात हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन बढ़ने से नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे गैस के। और ये बात हम अपनी तरह से जानते हैं कि मोल्स ऑफ गैस अगर बढ़ेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। तो हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये एक ही बात है, हमें देखने में अलग अलग लग रही मोल फ्रैक्शन और सॉल्युबिलिटी, लेकिन बात एक ही है, बिकॉज मोल फ्रैक्शन इज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। जब दोनों ही चीजें एक ही चीज पर डिपेंड है तो ये दोनों चीजें आपस में भी जुड़ी होंगी एक दूसरे से। तो ये डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं कि मोल फ्रैक्शन और सॉल्युबिलिटी एक ही बात है। ऐसे हेनरी ने अपने हिसाब से बोल दिया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जिस प्रेशर पे हम गैस को डिसॉल्व करा रहे हैं उस गैस का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। पार्शियल प्रेशर समझ लो, देखो जैसे हम किसी मिक्सचर में गैस 1 प्लस गैस 2 प्लस गैस 3, 3-4 गैस एक साथ मिला रहे हैं, तो ये एक लॉ था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब इधर देखो अरीब, 3-4 गैस हम आपस में मिला रहे हैं तो इस गैस का अपना एक प्रेशर होगा, इस गैस का अपना एक प्रेशर होगा, इस गैस का अपना एक प्रेशर होगा, मतलब हर गैस का इंडिविजुअल प्रेशर होगा। और टोटल प्रेशर इस मिक्सचर का क्या होगा? वो होता है इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर। यही होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। 11th में चैप्टर है गैसेस स्टेट, उसमें एक लॉ था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वो ये बोलता था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कि प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब इंडिविजुअल प्रेशर। तो यहाँ पे जो गैस हम डिसॉल्व कर रहे हैं उसका पार्शियल प्रेशर होना चाहिए, मतलब केवल उसी गैस का प्रेशर होना चाहिए, मिक्सचर का नहीं होना चाहिए। तो जब हम इसे आगे बढ़ाएं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा KH इंटू एक्स ऑफ गैस। KH यहाँ पे है हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। क्या है? हेनरी कांस्टेंट। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है, नहीं वैल्यू नहीं, कि जो हेनरी कांस्टेंट होता है वो इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस। मतलब हर गैस के लिए अलग होगा। कैसे होगा? जैसे अगर हम CO2 डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में तो CO2 का KH अलग होगा। अगर O2 डिसॉल्व कर रहे हैं तो O2 का KH
अलग होगा, हर गैस का अलग होगा। तो हेनरी कांस्टेंट भी अलग है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो वाला जो कांस्टेंट था Kb, वो भी डिफरेंट फॉर डिफरेंट था, डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट। ये सब याद रखना बातें, ये सब एक साथ अब कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो ना, इस चैप्टर में क्या क्या सेम है क्या क्या डिफरेंट है, अभी से सब पढ़ते चलो। और दूसरा था Kf, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट मोलर एलिबो कांस्टेंट जो था, वो भी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट था। तो ये भी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट है और दिया जाएगा वैल्यू पेपर में, ये नोट करो। इसके बाद हम कर्व देखें इसका, हेनरी लॉ का जो कर्व आएगा, तो इस हिसाब से अगर हम हेनरी लॉ का कर्व देखें, हेनरी लॉ का अगर हम कर्व देखें तो प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच हम कर्व देख रहे हैं। प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बीच में अगर हम कर्व देखें तो इसका जो कर्व आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। वो कैसी आएगी? स्ट्रेट लाइन, सीधी दिख रही, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्स, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी गैस डिजॉल्व होगी। तो बाई इक्वल टू mx प्लस c वाला जो कर्व होता है सीधी स्ट्रेट लाइन, वही हो रही है। ठीक है, ये चीज़ समझे। यहाँ पे तुम लोगों को एक चीज़ पूछनी चाहिए, ये ओरिजिन से क्यों नहीं आ रही है, ये पूछना चाहिए कि सर ये ओरिजिन से क्यों नहीं जा रही। तो इसका रीज़न ये है कि ओरिजिन का मतलब प्रेशर इज इक्वल टू जीरो, और दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ प्रेशर जीरो हो। यहाँ पे भी अगर देखो तो प्रेशर कितना है 180 atm, तो प्रेशर इज जीरो वैक्यूम में ही होगा, और वैक्यूम में तुम हेनरी लॉ लगाने जाओगे नहीं, तो इसलिए हम इसे ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सब बातें जाननी भी जरूरी होती हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। कुछ लिमिटेशन है इसकी, हेनरीज लॉ। तो फर्स्ट लिमिटेशन जो है इसकी वो ये है कि प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, कि पहला लिमिटेशन ये है कि प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई। अब इस पॉइंट को समझो, हमने अभी बोला कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते जाएं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ती जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, एक्सट्रीम प्रेशर अगर कर दें, तो क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज तो होगी, बट फिर वो हेनरी लॉ के केस में नहीं आएगी। हेनरी लॉ में क्या है कि स्ट्रेट लाइन है। अब अगर हम प्रेशर एकदम से बहुत ज़्यादा कर दें, सीधा 1000 गुना बढ़ा दें, यहाँ पे तो हम इक्वल जब बढ़ाएंगे प्रेशर इक्वल मोल्स के लिए तब स्ट्रेट लाइन आएगी। जब तक स्ट्रेट लाइन आएगी तब तक हेनरी लॉ कहा जाएगा। अब अगर एकदम से अगर हम नॉन यूनिफॉर्मली प्रेशर बढ़ा दें तो फिर ये स्ट्रेट लाइन तो रहेगी नहीं, फिर ये कर्व वगैरह बन जाएगा, यानी कि हेनरी लॉ वहाँ पे डेविएट कर जाएगा, स्ट्रेट लाइन की बजाय कर्विकल लाइन आ सकती है। तो प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई अगर हमें हेनरी लॉ रखना है। दूसरा ये है कि टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, कि टेम्परेचर बहुत ही कम नहीं होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा कि टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सट्रीम टेम्परेचर हम लो कर दें, माइनस चले जाएं 1000 डिग्री, तो हेनरी लॉ आपका डेविएट कर जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी। तीसरा पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि गैस एंड लिक्विड, जो गैस तुम डिजॉल्व कर रहे हो लिक्विड में, वो गैस उस लिक्विड से केमिकल रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, मतलब केमिकली रिएक्ट ना करे उस लिक्विड से। तो जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि गैस एंड लिक्विड शुड नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, गैस एंड लिक्विड should not react with each other, रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। इसका देखो पहला रीजन तो यही है, इसका कारण क्या है, अगर वो रिएक्ट कर गई, इधर देखो आप तुमसे ही पूछने वाले हैं, अगर गैस हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सॉल्यूशन ही तो है गैस एंड लिक्विड का, तभी तो सॉल्युबिलिटी है, जहाँ सॉल्यूशन है वहीं सॉल्युबिलिटी जैसे टर्म आ सकते। तो गैस एंड लिक्विड का सॉल्यूशन है, और अगर ये रिएक्ट कर जाएं तो हमने एक कंडीशन बताई थी, प्राइमरी कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन में ही एक आया था पॉइंट, कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी, इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, एंड जो 2 कंपोनेंट्स हैं वो केमिकली रिएक्ट ना करें, अगर केमिकल रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्यूशन नहीं कहा जाएगा।
तो यहाँ पे अगर रिएक्शन हो गई तो वो सॉल्यूशन ही नहीं रहेगा, तो फिर सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब रहा। तो गैस एंड लिक्विड शुड नॉट बी रिएक्ट विद ईच अदर। मतलब एक चीज़ पता क्या है कि जो तुम CO2 गैस इस लिक्विड में डाल रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि ये CO2 इस वाटर के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर दे। बॉन्ड वगैरह नहीं बनेगा कि मतलब H2 और CO2 आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे। होगा क्या कि ये CO2 हम किसी भी टाइप से इस वाटर में ट्रैप करा रहे, मतलब ये वाटर इस CO2 को ट्रैप कर रहा है, बस जाल में फंसा रहा है, केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो जो सॉल्युबिलिटी है वो हम बोल रहे हैं ट्रैपिंग टेंडेंसी ऑफ CO2, नॉट केमिकली रिएक्टिव। ये 3 पॉइंट हो गए, ये समझ में आए। जैसे इसका एक एग्जांपल देखो, अगर हम अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस को HCl लिक्विड में, ये एसिड लिक्विड होगा, इसमें अगर हम डिसॉल्व करें, इसका एग्जांपल ये है कि अगर हम अमोनिया गैस है ये, इसे हम लिक्विड HCl में डिसॉल्व करें तो ये केमिकली रिएक्ट कर जाता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बना लेता है। और ये अगर हम यहाँ पे हेनरी लॉ लगाने की कोशिश करें तो यहाँ हेनरी लॉ नहीं लगेगा, बिकॉज ये केमिकली रिएक्ट कर गया। तो इन दिस केस हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। ये चीज़ समझ गए? इज नॉट एप्लीकेबल। तो हेनरी लॉ केवल वहीं पे एप्लीकेबल है जहाँ पे केवल सॉल्यूशन, हाँ मतलब जहाँ पे केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये नोट करो। एग्जाम्पल ये है, जैसे A गैस है और B लिक्विड है, समझना, अब पूछेंगे हम तुम लोगों से। और दिया गया है कि ये गैस है, दूसरी गैस B है, 2 गैसेस हैं। इन दोनों गैसेस को एक ही लिक्विड में, सेम लिक्विड में हम डिसॉल्व करा रहे हैं। गिवन एक चीज़ है कि KH ऑफ A इज ग्रेटर देन KH ऑफ B, मतलब जो हेनरी कांस्टेंट है इस गैस के लिए ज़्यादा है और B वाली गैस के लिए कम है। अब हम ये तुमसे पूछ रहे हैं कि इफ़ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑफ बोथ गैस इज कांस्टेंट, मतलब दोनों गैसेस के लिए जो पार्शियल प्रेशर है अगर सेम है, मतलब कांस्टेंट है, तो हमें ये बताओ विच गैस, हाँ विच गैस हैज़ मोर सॉल्युबिलिटी। ये हेनरी लॉ पे डिपेंड है। तो विच गैस हैज़ मोर सॉल्युबिलिटी, इसका आंसर क्या है? बी। हाँ तो इसका आंसर है बी वाली जो गैस है। रीजन इसका क्या है? रीजन इसका ये है कि P बराबर होता है KH इंटू एक्स। अब P है कॉन्स्टेंट, वो कुंडी लगाया, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। P कॉन्स्टेंट है तो रिलेशन KH और X में क्या आ रहा, मतलब जिसके लिए KH ज़्यादा होगा उसके लिए सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो KH ज़्यादा B के लिए है, वो A के लिए है, तो सॉल्युबिलिटी A के लिए कम होगी, यानी कि B के लिए सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये पहला हो गया एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि इफ़ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड तो क्या होगा? KH इंक्रीजेस, KH increases and solubility decreases। ये एग्जाम्पल नहीं है, ये समझने का पॉइंट है कि अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इतना पता है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, रीजन है एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ गैस इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरे हेनरी लॉ से अगर हम इसे समझना चाहें, हमने वो जो पॉइंट बताया था टेम्परेचर वाला, वो तब बताया जब हेनरी लॉ नहीं बता, हेनरी लॉ उसके बाद बताया था। तो मतलब एक रीज़न तो हमने वो दे दिया था, एस्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाए। अगर हेनरी लॉ से हम इसका रीज़न देना चाहें, हेनरी लॉ से अगर हम इसका रीज़न देना चाहें कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज क्यों हो जाती, तो वो रीज़न ये है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो KH इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? KH इंक्रीज, और KH इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये चीज़ समझे? KH क्यों इंक्रीज हो जाएगा ये बताओ तुम लोग।